Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 local self government rural local institutions। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायती राज सिस्टम को। ये जो आपका पूरा के पूरा चैप्टर है ये डेडिकेटेड है किसको? पंचायती राज सिस्टम को। बेटा इंडिया में इलेक्शंस हो गए थे 1951-52 में। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बन चुकी थी, स्टेट गवर्नमेंट बन चुकी थी, पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं था। तो 1992 तक आते आते हमें ऐसा लगने लगा कि अब हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रॉपरली फॉर्मलाइज कर देना चाहिए, जिससे ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर पाए। और 90s में इंडिया में 3 टियर सिस्टम बन गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थी फॉर द एंटायर कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट थी फॉर पर्टिकुलर स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी एक पर्टिकुलर विलेज के लिए, एक पर्टिकुलर सिटी के लिए। तो अब हम इंडिया 3 टियर सिस्टम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। प्लानिंग अहेड मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में? पहले तो हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, क्या मतलब है इसका, फिर हम लोग देखेंगे क्या कोई डिफरेंस है लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। तो बेटा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के एवोल्यूशन की बात हम करेंगे कि कैसे पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ। पंचायती राज एक्ट को डिस्कस करेंगे जो 1993 में आया, जिसमें हम विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई आज तक भी इतना सब कुछ चेंज करने के बाद भी जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कौन सी लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम न्यू लेजिस्लेशन को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्या मीनिंग है ना, किसका? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो देखो बेटा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। और वी आर फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा, एरिया में 7 नंबर की। तो कंट्री तो हम बहुत बड़ी हैं, वास्ट कंट्री है ना। तो बेटा हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल पे काम करता है, मैंने जैसे पहले भी बताया, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे। ये जो ग्रास रूट लेवल है इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के नाम से जानते हैं या म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस के नाम से जानते हैं। देखो या तो गांव होता है या शहर होता है, तो गांव होगा तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे और शहर होगा तो म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस होंगे। और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हमने नाम दिया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या हुई बच्चा? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इलेक्टेड बॉडी है जहाँ पर जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उनके पास सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अपने प्लान्स को खुद बना सकते हैं। पर वो डिसीजंस और प्लानिंग किसके लिए कर सकते हैं? अपने लोकल एरियाज़ के लिए। अब आप बोलो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिफेंस के रिगार्ड में कुछ डिस्कस करेगी, फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करेगी, तो नहीं बेटा, वो उसके हाथ में नहीं है। अपने लोकल अफेयर्स को ही वो डिस्कस कर सकती है, उनके लिए प्लानिंग कर सकती है, उनके लिए डिसीजन ले सकती है। तो इलेक्टेड बॉडी एंजॉय करती है सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह सर्व करती है किस मैटर्स में? लोकल अफेयर्स में, लोकल मैटर्स में। बेटा नाउ डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। तो बेटा अगर मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा अलग है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। कैसे? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में बेटा ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्टेड बॉडी होती है जिन्हें इलेक्ट किया गया होता है, किसके द्वारा? जनरल पब्लिक के द्वारा। तो जैसे मैं अगर बात करूं कलेक्टर की, है ना, SDM की, तो ये लोग कौन होते हैं बेटा? लोकल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। पर अगर मैं बात करूं मेयर की, चेयरमैन की या हमारे वार्ड मेंबर की, तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट किया होता है। तो भाई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उससे डिफ्रेंशिएट किया ही जाना चाहिए, किससे? लोकल गवर्नमेंट से, क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो लोकल गवर्नमेंट है उसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकेलिटी,
एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा लोकेलिटी का, पर करने वाले कौन होंगे? ऑफिशियल्स, वो ऑफिशियल्स जिन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा। पर वहीं पे अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट तो होता है, लोकेलिटी का ही होता है, लोकल अफेयर्स का ही होता है, पर करने वाले होते हैं नेटिव्स ऑफ द एरिया इटसेल्फ, उसी एरिया के लोग या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, तो ये ध्यान रखो बच्चा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें ऑफिशियल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, ये सब इलेक्ट होके नहीं आते बेटा, एक प्रॉपर बहुत बढ़िया एग्ज़ाम दे के आते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, डेप्यूटी कलेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर करना आसान नहीं है, यूपीएससी का पेपर बहुत ही गजब लेवल का होता है, तो ये वो एग्ज़ाम पास करके आते हैं। पर वहीं पर जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे लिए ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, वो तो डेमोक्रेटिक बॉडी होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करके पहुंचाते हैं। ऑल इन ऑल ये ध्यान रखो कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड बॉडी है। इसमें आएंगे आपके म्यूनसिपल काउंसलर, ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया। चलो अब नीट क्या है बेटा, नीड देखेंगे और इम्पोर्टेंस देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो पहला इम्पोर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स। बेटा जो लोकल लोग होंगे, मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया के लोग होंगे, उन्हें पता होगा कि हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स क्या है, हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। देखो हमारे इंडिया में इतने सारे विलेजेस हैं, किसी विलेज में फ्लड का प्रॉब्लम है, किसी विलेज में ड्रॉट का प्रॉब्लम है ना, कहीं पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कहीं पर फॉरेस्ट है ही नहीं। तो वो लोग जो उस एरिया में रह रहे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या चाहिए है। तो यहाँ पर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है लोकल अफेयर्स का। जो लोकल मैटर्स होते हैं जैसे सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, है ना, कहीं पर साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है, कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पानी नहीं आ रहा है, कहीं पर स्कूल्स नहीं है, कहीं पर पब्लिक वर्क की प्रॉब्लम है, रोड्स वगैरह नहीं है, तो इन्हें बेटर हैंडल कर सकते हैं वहाँ के लोकल पीपल, क्योंकि इनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है इनकी स्पेसिफिक नीड्स का, कि भाई इनकी ज़रूरतें क्या हैं, पहला काम कौन सा करें, रोड बना दें, कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, कि हॉस्पिटल बना दें, स्कूल में काम कर दें, क्या करें। चलो फिर सेल्फ गवर्नमेंट, तो बेटा ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ये हमारे कॉमन पीपल को, जन सामान्य को एक अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है कि तुम अपने आप को खुद गवर्न करो। और डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉमन लोगों का पार्टिसिपेशन हो। लेट श्री राजीव गांधी कौन है? राहुल गांधी के पापा हैं, इंदिरा गांधी के बेटे थे, और तो और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे थे और राहुल गांधी के पापा हैं। इनका कहना ये था कि एक फ्री व्यक्ति, एक फ्री पीपल वही होगा जो पार्टिसिपेट करेगा उन डिसीजंस में जो फाइनली कहीं ना कहीं उनकी लाइफ्स को, उनकी डेस्टिनीज को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो राजीव गांधी का कहना था कि हर व्यक्ति ने अपनी लाइफ और अपनी डेस्टिनीज के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसका मौका हमें देती है। गुड ट्रेनिंग फॉर रनिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेटा जो लोकल बॉडीज़ होती हैं ये प्रॉपर ट्रेनिंग दे देती हैं कि भाई किस तरीके से आप नेशनल लेवल की प्रॉब्लम को, स्टेट अफेयर्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन है, आज तो नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पहले वो लोकल बॉडीज़ में इलेक्ट हुआ, लोकल लेवल पे उसने काम किया, तो उससे नॉलेज होता है बेटा कि लोकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उन्हें कैसे मैंने सॉल्व किया था। तो वो उन्हीं कंसेप्ट का कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता है, कहाँ पर, नेशनल लेवल पे भी। ठीक है, आज हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने करियर की स्टार्टिंग लोकल बॉडीज़ से ही की थी। तो बहुत सारे लोग जो आज ग्रेट हाइट पर हैं अपने करियर की, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, स्टेट लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में है, सेंट्रल कैबिनेट में है, मतलब जहाँ पर भी वो आज काम कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? लोकल बॉडीज से की थी। और ऐसे लोगों में पहला नाम हम देंगे दादा भाई नेहरू का, दूसरे हैं फिरोज शाह मेहता, तीसरे गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब ने अपने करियर की शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत लोअर लेवल से की थी. दे ऑल हैड बीन नर्चर्ड इन आवर सिविक बॉडीज. देन लोकल इंस्टीट्यूशन रिलीव स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. देखो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्डन होता है उससे कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस हल्का कर देते हैं. हमारा एक इंडियन स्टेट यूरोप की एक कंट्री के बराबर है. बेल्जियम और हरियाणा का एरिया लगभग सेम है. हरियाणा हो सकता है उससे बड़ा ही होगा पर छोटा नहीं होगा. हरियाणा एक स्टेट है, बेल्जियम एक कंट्री है. तो बेटा, इतनी बड़े स्टेट को जो कि एक कंट्री के बराबर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए उसके हर एस्पेक्ट को देखना थोड़ा मुश्किल होता है. तो अगर स्टेट का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो लोकल लेवल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है. ड्यू टू डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी. डिवोल्यूशन स्पेसिफिक वर्ड है बच्चा, जिसका मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर अथॉरिटी लेके लोकल लेवल गवर्नमेंट को दे देना. ड्यू टू डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, जैसे ही अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल के किसके पास आई, हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास आई, स्टेट गवर्नमेंट से पावर हमारे लोकल लेवल गवर्नमेंट के पास आई. बेटा, इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं. जब थोड़ी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल लेवल गवर्नमेंट को दे दो, जब पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दो, तो इसी को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिवोल्यूशन. तो जैसे ही डिवोल्यूशन हुआ अथॉरिटी का, तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसका कुछ बर्डन रिलीव हो गया. अब वो बेटर तरीके से पब्लिक ऑर्डर, क्रिमिनल लॉ, पुलिस, प्रिजन्स और ट्रेड कॉमर्स के ऊपर ध्यान दे सकती है, बजाय कि लोकल रोड्स के ऊपर झाड़ू लगी है कि नहीं, ड्रेनेज प्रॉपर क्लीन हुआ है कि नहीं. तो बेटा, ये जो डिवोल्यूशन हुआ, मैं वापस से फिर से कहूँगी कि जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को से लेकर के लोकल लेवल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन या डिवोल्यूशन. जब स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे काम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिए गए, तो स्टेट कुछ हद तक फ्री हो गया, वो अपने कामों के ऊपर अब ज़्यादा फोकस कर सकता है. इससे एफिशिएंसी आ गई, नेशनल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी. ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना है ग्रास रूट लेवल पे, ना ही तो स्टेट्स रीजन को देना है. फिफ्थ, दिस सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली इकॉनमिकल. बेटा, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये बहुत ही सस्ता है, लेस एक्सपेंसिव है. किससे लेस एक्सपेंसिव है? एज़ कम्पेयर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकेलिटी बाय स्टेट ऑफिशल्स. ये जो स्टेट ऑफिशल्स काम करते थे, ये जब एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, उससे कई गुना सस्ता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम. ये जो बॉडीज़ होती हैं, इसमें मेंबर्स जो होते हैं, ऑनररी मेंबर्स, ये सर्विस देते हैं बच्चा बहुत ही लिटिल एमलमेंट्स में, बहुत ही कम पैसे में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम हो जाता है. ऑल इन ऑल कहना ये है बेटा कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है तो वो बहुत ही कम दामों में काम कर देगी, कम एक्सपेंसेस में काम कर देगी, बजाय कि कोई स्टेट ऑफिशियल आके उसी काम को करे. क्योंकि ये जो ऑनररी मेंबर्स होते हैं, ये सर्व करते हैं लोगों को विदाउट पे, या तो बिना पे के, या बहुत ही लिटिल एमलमेंट्स में. एमलमेंट्स मतलब शॉर्ट ऑफ मनी पेमेंट ही होता है. पेमेंट मनी. इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अब कैसे इवोल्यूशन हुआ वो हम देखेंगे. देखो, 1947 में जो हमारी कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट हुई. आर्टिकल 40 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि स्टेट इफेक्टिव स्टेप्स लेगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के लिए स्टेट प्रॉपर स्टेप्स लेगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 40 में. ठीक है, और ये तो बात आपको सबको पता ही होगी, नींद में भी पता होगी कि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, पर ये पता नहीं होगा कि आर्टिकल 40 किसकी बात करता है. तो आर्टिकल 40 बात करता है कि भाई ये जिम्मेदारी सरकार की है. कौन सी सरकार की? राज्य सरकार की है कि वो ग्राम पंचायत को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करे, इस तरीके से स्टेप्स ले कि ग्राम पंचायत प्रॉपरली काम कर पाए. अब हम पहले पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी. एक कमेटी सेटअप की गई जिसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? बलवंत राय के पास थी. कब 1957 में. तो एक कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता. कब बनाई गई? 1957 में.
टू रिव्यू द लॉ पास्ड बाय वेरियस स्टेट्स, उन लॉज को देखने के लिए जो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स ने पास किए हैं इन रिगार्ड्स ऑफ पंचायत। देखो पंचायती राज सिस्टम कोई नया नहीं है कि 1992 में ही बना हो, इसके पहले भी ये काम करता था बेटा, पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके प्रॉपरली कोई रिटर्न रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। उन्होंने बोल दिया था आर्टिकल 40 में कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग पंचायती राज सिस्टम को राइट्स देगी, उन्हें प्रॉपर फंक्शन करने का मौका देगी। तो भाई जब बलवंत राय मेहता ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, नहीं 1958 में अपनी रिपोर्ट दी, 1957 में तो वो काम पे लगे थे, 58 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। काम करने के बाद देखने के बाद कि भाई किस स्टेट में कितनी पावर्स मिल रही हैं, कितना कुछ है कितना नहीं है, तो उन्होंने 1958 में प्रॉपर एनालिसिस के बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी। ये जो कमेटी थी ये रिकमेंड करती थी 3 टियर स्ट्रक्चर को, जिसका मतलब था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी सेटअप करना चाहिए 3 लेवल्स पे। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1958 में सबमिट की और रिकमेंड किया 3 टियर स्ट्रक्चर को फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो विलेज लेवल, एट द विलेज लेवल द विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ये जो आज करंट में सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं इसे प्रपोज करने वाले बलवंत राय मेहता ही थे, जिन्होंने बोला विलेज लेवल पे विलेज पंचायत काम करेंगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति इस काम करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद काम कर लेगा। ये किसने कहा? बलवंत राय कमेटी का जो रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग। रिपोर्ट कब सबमिट हुई बेटा? 1958 में। पंचायत राज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट मेघालय एंड नागालैंड। पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सारे स्टेट्स में, सिर्फ 2 स्टेट्स में नहीं किया गया था। एक था स्टेट मेघालय, दूसरा स्टेट था नागालैंड। नाउ पंचायती राज एक्ट 1993, बेटा ये एक्ट बन के रेडी हो गया था कब? 1992 में, ठीक है, पास हो गया था ये 1992 में, पर ये फोर्स में कब से आया? 1993 से। तो ये जो नया पंचायती राज एक्ट था ये फोर्स में कब से आया? 24 अप्रैल 1993 से। बन कब गया था, पास कब हो गया था? 1992 में। इसके अकॉर्डिंग बच्चा ये किस की बात करता है? ये पंचायती राज सिस्टम की बात करता है। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 73rd नंबर पे जो अमेंडमेंट किए, बेटा देखो हमने जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब से लेके आज तक बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उसमें 73 नंबर का जो चेंज किया है वो किस में डील करता है? पंचायती राज में डील करता है। अच्छा, कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ है? तो 11th शेड्यूल ऐड हुआ है। तो पूछा जाएगा पंचायती राज सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेस आए। तो पहली बात तो हमने 73rd अमेंडमेंट किया, एक नया शेड्यूल जोड़ा जिसे हम 11th शेड्यूल बोलते हैं, जो हमें गाइडलाइन देता है बेटा पंचायती राज एक्ट के रिगार्ड्स में कि भाई पूरा हर स्टेट में पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करेगा। फिर से ध्यान रखो ये पास कब हो गया था? 1992 में। फोर्स में कब आया? फोर्स में कब आया? 1993 में, 24 अप्रैल 1993। तीसरी बात, ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 73rd। कौन सा शेड्यूल जुड़ा? तो 11वां शेड्यूल जुड़ा। और एक इसके बारे में बात करता है कि भाई स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करेगा। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू हमने 3 टियर सिस्टम बना लिया। पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल पे काम करेगा, इंटरमीडिएट मतलब ब्लॉक लेवल पे काम करेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। जितने भी स्मॉल स्टेट्स होंगे जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी उनके पास ऑप्शन दिया गया, चाहे तो पंचायत बनाए ब्लॉक लेवल पे। तो बेटा वो जितने भी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम थी उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप जो है पंचायत को ब्लॉक लेवल पे ना भी बनाएं तो चलेगा, ठीक है, पर जिला परिषद तो होगी और विलेज पंचायत तो होगी। फिर से ध्यान रखो 73rd अमेंडमेंट पास हुआ 1992 में, फोर्स में आया 1993 में, शेड्यूल जोड़ा 11th। ये पंचायती राज सिस्टम की बात करता है, कहता है 3 लेवल पे काम करेगा, विलेज, इंटरमीडिएट और जिला। वो स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 24 लाख से, हज़ार नहीं बेटा 24 लाख, ध्यान रखना 24 लाख से कम होगी उनके लिए ऑप्शन दे दिया गया, चाहो तो ब्लॉक लेवल समितिज बनाओ मतलब इंटरमीडिएट लेवल बनाओ, या चाहो तो ना बनाओ। अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल में
अगर अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो आज का एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो क्या बोलता है, अंडर द एग्जिस्टिंग पंचायती राज एक्ट 2 बॉडीज हैव बीन सेटअप एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पे 2 बॉडीज काम करेंगी जो इंटरकनेक्टेड होगी। पहली होगी ग्राम सभा, दूसरी होगी ग्राम पंचायत। विलेज लेवल पे अंडर दिस एक्ट 2 बॉडीज सेटअप होंगी, एक का नाम होगा ग्राम सभा, दूसरी का नाम होगा ग्राम पंचायत। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राम सभा? तो अब हम देखेंगे ग्राम सभा का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो बेटा ग्राम सभा ग्रुप होती है सारे रजिस्टर्ड वोटर का। एक गांव में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो मिलके ग्राम सभा को बनाते हैं। ग्राम सभा विलेज लेवल पे, जो पंचायती राज सिस्टम विलेज लेवल पे काम कर रहा है, ग्राम सभा उसका सेंटर होता है। ग्राम सभा इज द सेंटर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस का सेंटर है ग्राम सभा। ये वो फोरम है जो इंश्योर कराता है डायरेक्ट और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को। बेटा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। हम 130 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, तो क्या हम एक जगह बैठ के अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसीलिए इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बना। पर जब आप गांव में जाओगे, जब आप ग्राम सभा को देखोगे, तो आपको लगेगा कि भैया ग्रास रूट लेवल पे तो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि सारे विलेजर्स आते हैं, अपने अपने हिस्से की बात को कहते हैं। जो ग्राम सभा है उसमें सारे एडल्ट्स रजिस्टर्ड एज वोटर इन द पंचायती एरिया। जो ग्राम सभा है उसके अंदर वो सारे वोटर्स होंगे, सारे रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे जो क्या बनाएंगे, ग्राम सभा। फिर से सुनो, जो ग्राम सभा होगी वो कंप्राइज करेगी ऑल एडल्ट्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया। उस पंचायत एरिया में जितने भी वोटर्स होंगे वो ग्राम सभा का पार्ट होंगे। जो ग्राम सभा है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सारे लोगों को कि वो ग्राम प्रधान को चुन सके, मतलब प्रेसिडेंट को चुन सकें, और जिसका टाइम पीरियड होगा 5 साल के लिए। ग्राम प्रधान का ग्राम पंचायत में जो सरपंच होगा उसके इलेक्शन के लिए सारे एडल्ट पार्ट ले सकते हैं, जो कि किसका पार्ट है, ग्राम सभा का पार्ट है। सिटिंग ऑफ ग्राम सभा, तो जो ग्राम सभा होती है लगभग वो 2 बार तो मीटिंग करती है। पहली मीटिंग होती है खरीफ की हार्वेस्टिंग के बाद। खरीफ क्रॉप जो होती हैं, समर वाली जो क्रॉप हैं, उसके बाद में जब वो कट जाती हैं उसके बाद में लोग आपस में बैठते हैं, चीज़ों को डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। दूसरी होती है रवि क्रॉप, मतलब जो विंटर क्रॉप होती हैं उनके हार्वेस्टिंग सीजन के बाद में ये लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो जो ग्राम सभा है वो कितनी बार मिलेगी, लगभग 2 बार तो मिलेगी मिलेगी। पहला हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ, दूसरा सेकेंड हार्वेस्टिंग ऑफ रबी। जो प्रधान होता है वो कन्वीन करता है स्पेशल मीटिंग, अगर उसे कभी ज़रूरत लगे तो। कभी कोई मेजर चेंजेस आए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नई स्कीम आए और ग्राम प्रधान को ये लगे कि नहीं यार ये सब तक मैं पहुंचा सकता हूँ, तो मैं एक बार ग्राम सभा की मीटिंग ले लेता हूँ, तो वो वैसे भी मीटिंग ले सकता है। अब हम फंक्शंस देखेंगे ग्राम सभा के क्या क्या काम हैं। तो जो फंक्शन है ग्राम सभा के, पहला काम है कि ये बजट को अप्रूव करेगी। पूरे साल में जो बजट होगा उसे अप्रूव करने का काम किसका ही होगा, ग्राम सभा का ही होगा। ग्राम पंचायत के बजट को अप्रूव कौन करती है, ग्राम सभा। अगर कोई नया टैक्स आने वाला हो जिसको ग्राम पंचायत लगाने वाली हो, उसको भी अप्रूव कौन ही करेगी बेटा, हमारी ग्राम सभा। ठीक है, मतलब इनके ऊपर आप इनसे बिना पूछे कोई टैक्स नहीं लगा सकते। टू रिव्यू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर अकाउंट्स ऑफ द पंचायत, पंचायत के लास्ट ईयर अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट को भी ये लोग देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और क्या काम होता है ग्राम सभा का, तो भैया जब भी इलेक्शन होंगे तो ग्राम प्रधान को चुनना, सरपंच को चुनना, ग्राम पंचायत के दूसरे मेंबर्स को चुनना, ये काम कौन नहीं करता है, ग्राम सभा। अगर जो ग्राम प्रधान है या जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अगर काम प्रॉपरली नहीं करें, जो आपका सरपंच है, हाँ, उप सरपंच है, प्रधान है, वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब गांव का प्रेसिडेंट, गांव का वाइस प्रेसिडेंट, अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करें तो इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं इनके ऑफिस से, प्रोवाइडेड 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। अगर ग्राम सभा के 2/3 लोग रिजोल्यूशन पास कर दें और ये साबित कर दें कि भाई इस ग्राम का जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो प्रधान है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उप प्रधान है, वो तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें हटाना चाहते हैं, तो ये लोग 2/3 मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास करके उन्हें हटा सकते हैं। इट ओवरसीज ऑल अदर एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द विलेज और
गांव में होने वाली जो जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ये लोग देखते हैं, समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के मीनिंग। ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव विंग है, यहाँ पर चुने हुए लोग आते हैं और काम करने के लिए आते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव विंग है किसकी? ग्राम सभा की। ग्राम सभा को हमने पढ़ लिया। ग्राम सभा क्या है? सारे एडल्ट मेंबर की असेंबली है ना। एडल्ट मेंबर की असेंबली नहीं है, सारे रजिस्टर्ड वोटर की असेंबली। एडल्ट भी होंगे, ओल्ड भी होंगे। हर वो बच्चा जो 18 साल से बड़ा हो जाएगा, उससे लेकर के जब तक कि वो जिंदा रहे, वो किसका पार्ट होगा? ग्राम सभा का पार्ट होगा। तो ग्राम सभा क्या है? एक असेंबली है सारे रजिस्टर्ड वोटर की। पर वहीं पे ग्राम पंचायत क्या है? एग्जीक्यूटिव विंग है। किसका एग्जीक्यूटिव विंग है? ग्राम सभा का। ये इंश्योर कराता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज इज रियलाइज्ड, कि भाई ये जो इन लोगों ने सपना देखा था, हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज ये रियलाइज हो गया है। ये सच में सपना नहीं है, अब हकीकत में आ गया है। क्योंकि गांव के लोग ग्राम सभा में से ही कुछ लोग चुन के ग्राम पंचायत बना लेते हैं। कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का टेन्योर कितना होगा? कंपोजिशन क्या होगा? पंचायत डज नॉट मीन दैट इट विल हैव ओनली 5 मेंबर। पंचायत का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि इसमें से 5 मेंबर होंगे। जो स्टेट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है कि भैया पंच कितने होंगे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। विलेज की पॉपुलेशन को देखते हुए पंच का नंबर कौन डिसाइड करती है? स्टेट गवर्नमेंट। जो प्रधान होता है, जैसे हम प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रधान है, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो बेटा जो प्रधान है, जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ द ग्राम सभा का जो प्रधान है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है किसके? ग्राम पंचायत के, है ना। यही ग्राम पंचायत में बैठेंगे, डिसीजंस लेंगे। ओनली दोज पर्सन कैन बिकम मेंबर्स ऑफ पंचायत। सिर्फ वही व्यक्ति पंचायत का मेंबर बन सकता है जो उस एज में आ गया हो जो इस एक्ट के थ्रू प्रेस्क्राइब की गई है। हु हैव अटेंड एन एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो एज प्रेस्क्राइब की गई है, अगर उस एज का वो व्यक्ति है तो वो ग्राम पंचायत का मेंबर बन सकता है। मेंटली फिट होना ज़रूरी है, मतलब पागल व्यक्ति ना हो, जो डिस्क्वालीफाई ना हो अंडर एनी लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर ने जो नियम कानून बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालीफाई ना हो, आप पागल ना हो, तो आप पंचायत का मेंबर बन सकते हैं। अब हम सरपंच की बात करेंगे। कुछ स्टेट्स में जो सरपंच होता है उसे डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है सारे वोटर्स द्वारा। पंचायत एरिया के सारे वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट कर देते हैं सरपंच को। कुछ जगह इसका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली भी होता है। वो कौन करते हैं? पंच। हम हमारे वार्ड मेंबर को चुन लेते हैं और वार्ड मेंबर मिलके सरपंच को चुन लेते हैं। पर दोनों ही चीज़ें सही हैं। कुछ एरियाज़ में, कुछ स्टेट्स में सरपंच डायरेक्टली चुना जाता है और कुछ एरियाज़ में इनडायरेक्टली बाय पंच। रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो ये जो नया एक्ट आया 1993 में, जिसको हम फोर्स में ले आए, बंद तो वो 1992 में गया था, जो अंडर ये जो नया एक्ट था उसके अकॉर्डिंग पंचायत में सीट्स को रिजर्व किया जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। उस पर्टिकुलर गांव में इनकी जितनी पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा। मोर ओवर एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर वीमेन। देखो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए तो इनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से सीट्स रिजर्व होगी, पर औरतों के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व हैं। Women's representation has been raised 50% of the total number of seats in some states including बिहार। कुछ स्टेट जैसे कि बिहार है, यहाँ पर 1/3 से लेकर के, जो पहले हमने बोला था कि 33.33% ही लगभग औरतें होनी चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए, 33.3 थी, जिसे हम 1/3 भी कहते हैं। इतनी सी औरतें तो होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम में। पर कुछ स्टेट ने इस कोटा को बढ़ाकर, इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% तक कर दिया है, और उनमें से एक स्टेट है बिहार। अगर कंफ्यूजन आया हो तो फिर से सुनो। देखो पंचायती राज सिस्टम में एक्ट जिसके थ्रू पंचायती राज सिस्टम गवर्न होता है, कहा गया है कि पंचायती राज एक्ट के थ्रू
ये कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व होंगी अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। पर यहाँ पर औरतों को भी रिजर्वेशन दिया गया है 1/3। पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इस रिजर्वेशन को 50% तक लेके गए हैं, वो स्टेट है बिहार। ड्यूरेशन और टेन्योर की बात करें तो एवरी पंचायत हैज़ यूनिफॉर्म 5 ईयर टर्म। राष्ट्रपति हो मतलब प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, सबका टर्म 5 ईयर होता है। ऐसे ही हमारे पंचायती राज सिस्टम में भी जो हमारे सरपंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनका टर्म कितना दिया गया, 5 ईयर्स। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन इलेक्शन वुड बी कंपल्सरी हेल्ड विद इन 6 मंथ। पर बेटा किसी भी रीज़न से अगर हमारा जो इलेक्टेड बॉडी है वो डिज़ोल्व हो जाए, उसका डिसोल्यूशन हो जाए, है ना, तो आपको 6 मंथ में कंपलसरी वहाँ पर क्या करवाने, इलेक्शंस करवाने हैं। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन इलेक्शंस वुड बी कंपलसरी हेल्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। नई गवर्नमेंट को चुनना पड़ेगा, मतलब नए सरपंच पंच को चुनना पड़ेगा। बेटा जो पंचायत होती है यूजुअली महीने में एक बार तो मिलती ही, अपनी मीटिंग करती है। जो मीटिंग होती है उसको प्रेसाइड करते हैं, चेयर करते हैं हमारे सरपंच। मतलब मीटिंग को प्रेसाइड करना किसका काम होता है, सरपंच का काम होता है। महीने में एक बार तो ये लोग मीटिंग करते ही हैं। बहुत सारे डिसीजंस पंचायती राज सिस्टम में या जब पंचायत बैठती है तो मेजॉरिटी ऑफ वोट से ही लिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पंचायत। पंचायत के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, हम देखेंगे। तो बेटा अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो फंक्शंस होते थे उन्हें 2 हेडिंग्स के अंदर प्लेस किया गया था। पहले थे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और दूसरे थे डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। तो पहले ये 1993 के पहले जो फंक्शंस होते थे पंचायत के वो 2 हेडिंग के अंदर थे। पहला तो ऑब्लिगेटरी, दूसरे थे डिस्क्रिशनरी। बट नाउ अंडर शेड्यूल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में नया शेड्यूल ऐड किया गया 1993 में ये फोर्स में आया, बाकी बंद तो गया था 1992 में ही। तो 1992 में हमने जो शेड्यूल 11 इंट्रोड्यूस किया, ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके अकॉर्डिंग जो मेन फंक्शंस हैं वो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो 2 ही मेन फंक्शंस हुआ करते थे, 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया था, एक तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन और दूसरा डिस्क्रिशनरी फंक्शन। पर 1992 में जो हमारा पंचायती राज सिस्टम का एक्ट बन के रेडी हुआ, जो फोर्स में 1993 में आया, उसके अकॉर्डिंग एक एक करके अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो पहला है सिविक फैसिलिटीज़। दिस इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी प्रोवाइड कराओ, पब्लिक वेल और टैंक, जो कुएँ हैं, जो तालाब हैं, उनको मेनटेन करो। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दो। फैसिलिटीज़ कैसे दोगे, डिस्पेंसरी सेटअप करो, अनकीप ऑफ रोड्स एंड फुटपाथ, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना के दो, स्ट्रीट लाइट लगा के दो, है ना। तो ये सब तो सिविक एमिनिटीज़ पंचायत को प्रोवाइड करनी ही है गांव के लोगों को। वेलफेयर फंक्शंस में जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करो, उनके लिए प्रॉपरली अरेंजमेंट्स करो। जो एक्सपेक्टेंट मदर हैं, जो माँ बनने वाली औरतें हैं, जो अभी प्रेग्नेंट है, आने वाले टाइम में बच्चों को जन्म देगी, उनका केयर करो, उनके बच्चों की देखभाल के लिए इंतज़ाम करो। ठीक है, अब देखभाल का मतलब ये नहीं है कि बेटा उनको अपने घरों में रखना है, पंचायत में रखना है। बात ये है कि कई बार वो माँ इतनी पुअर है कि वो अपने बच्चों के लिए कोई फैसिलिटीज़ अरेंज नहीं कर पाती, तो वो अरेंज करके दो। जो एक्सपेक्टेड मदर है उसके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो तो आंगनबाड़ी में इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि एक्सपेक्टेड मदर को, न्यूबॉर्न बेबी को प्रॉब्लम ना हो। वेलफेयर प्रोग्राम्स को अरेंज करो औरतों के लिए, यूथ के लिए और बच्चों के लिए, हमारे युवा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, औरतों के लिए। वेलफेयर स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को लॉन्च करो। डेवलपमेंटल फंक्शन में ये देखेंगे कि माइनर इरिगेशन स्कीम्स ये लोग लेके आ सकते हैं अपने लेवल पे, वो लेके आए। इरिगेशन मतलब सिंचाई के साधन, खेतों में पानी देने को बोलते हैं इरिगेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करें, गाँव में हर घर तक बिजली पहुंचाएं। वोकेशनल एजुकेशन, पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दें। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को खोलें। रूरल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर, जो गांव में गरीब लोग हैं उनके लिए घर बनवाएं। रेगुलेटरी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये हेडिंग याद रखना बेटा कि वेलफेयर फंक्शंस कौन से हैं, सिविक ह्यूमैनिटीज़ की बात किस में हो रही है। अब हम जो 4th पढ़ रहे हैं वो रेगुलेटरी और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं।
जितने भी लोगों का बर्थ, जितने भी बच्चे जन्मे हैं, जितने भी लोगों की डेथ हुई है, जितनी शादियां हुई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। पंचायत का ये काम है कितने बच्चे आपके गांव में जन्मे, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों की शादी हुई, सबको प्रॉपरली रजिस्टर करें। मेंटेनेंस ऑफ वॉच एंड वॉच सर्विसेज, वॉच का मेंटेनेंस करें। चौकीदार जो लोग होते हैं उनके मेंटेनेंस पे ध्यान दें। देन कॉमन प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के ऊपर काम करें। गांव में जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन प्रॉपर्टी है, उसके मेंटेनेंस पे ध्यान दें। और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे गांव में, इसका भी ध्यान रखना इन्हीं का काम है। अब हम जुडिशियल फंक्शंस को देखेंगे। न्याय पंचायत तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा हमारे पंचायत का कि वो स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दें। देखो कोर्ट में अगर हम छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ के लिए जाएंगे तो पैसा भी खर्च होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो जो छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ होते हैं वो न्याय पंचायत द्वारा ही सॉल्व किए जाते हैं, जो स्पीडी, बहुत फास्ट और बहुत ही सस्ता, मतलब बहुत ही कम दामों में आपको जस्टिस देने का काम करती है। लॉयर को हायर करना, उनकी फीसें देना, पेपर वर्क करना, शहरों में जाके केस लड़ना आसान नहीं होता बेटा। तो गांव में हो तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव जस्टिस आपको मिल जाएगा, स्पीडी जस्टिस आपको मिल जाएगा। कुछ प्लेसेस पे तो जो पंचायत हैं वो कोर्ट की तरह भी काम कर रही हैं, पर कहीं कहीं पर न्याय पंचायत को सेपरेट इंस्टीट्यूट की तरह रखा गया है। स्टेट्स न्याय पंचायत इज सेपरेट इंस्टीट्यूशन विच ओनली एडमिनिस्टर जस्टिस, जिनका काम है सिर्फ जस्टिस को देखना। उत्तर प्रदेश में जो न्याय पंचायत हैं वो हर ब्लॉक के लिए हैं और ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए, 2-3 विलेजेस को मिला के ग्रुप बना के उनकी न्याय पंचायत अलग बना दी। ब्लॉक के लिए न्याय पंचायत है, पर कहीं कहीं पर तो बेटा पंचायत ही कोर्ट की तरह काम करती है, न्याय पंचायत सेपरेट नहीं होती। पर कुछ स्टेट्स में न्याय पंचायत बिल्कुल सेपरेट है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस का ही है। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत है हर ब्लॉक के लिए और ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। अब हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे न्याय पंचायत के। तो पहला है इनका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, मतलब हर स्टेट में न्याय पंचायत को अलग अलग पावर्स दी गई हैं। पर जो पंचायत है वो ट्राई करती है सिर्फ पेटी सिविल सूट्स को ही डील करेगी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हों, माइनर ऑफेंस से जुड़े हुए, मर्डर केस तो न्याय पंचायत डील नहीं करेगी बेटा, है ना। बैंक रॉबरी को न्याय पंचायत डील नहीं करेगी। तो पैटी इश्यूज, मूवेबल प्रॉपर्टी, माइनर ऑफेंसेस को डील करती है। जैसे छोटी मोटी कोई चोरी हो गई हो, कोई ट्रेसपास हो गया, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया हो, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन हो पब्लिक प्लेसेस पे, चीटिंग एंड असॉल्ट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ पंचायत, कोई चीटिंग वगैरह की हो। जो पंचायत है उसके पास कोई पावर नहीं होती लोगों को जेल में भेजने की, बस वो फाइन लगा सकती है 1,000 रुपये तक का। एडवोकेट और लॉयर्स को अलाउ नहीं होता है न्याय पंचायत में आने का या किसी भी केस की जिरहा करने का। दिस इंश्योर इन एक्सपेंसिव जस्टिस टू विलेज फोक्स, गाँव के लोगों को इन एक्सपेंसिव वे में जस्टिस देने का एक तरीका है न्याय पंचायत, इसलिए यहाँ पे लॉयर्स और एडवोकेट को एंट्री नहीं दी जाती। नॉर्मली कोई अपील नहीं होती, नॉर्मली देयर इज़ नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ न्याय पंचायत, न्याय पंचायत के डिसीजन के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। पर फिर भी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भैया यार मेरी प्रॉब्लम को न्याय पंचायत ने ठीक तरीके से नहीं सुना, तो वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट ऑफ एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक वो अपनी अपील को पहुंचा सकता है कि भाई न्याय पंचायत ने ये जो फैसला दिया ये गलत है, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे लिए सही फैसला करोगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जी। तो जो एसडीएम होगा वो इन सारे मैटर्स को प्रॉपरली डील करेगा विद द अपील अगेंस्ट न्याय पंचायत डिसीजन। न्याय पंचायत के डिसीजन के खिलाफ एसडीएम के पास राइट है कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वो डील कर सकता है इन मैटर्स में। सम अप हम ब्रीफली कह सकते हैं, वी में ब्रीफली स्टेट दैट जो ग्राम सभा है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। ग्राम सभा क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है। ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव विंग है। न्याय पंचायत जुडिशल सिस्टम है विलेज में, तो विलेज लेवल पे भी जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल है उस लेवल पे भी हमने जुडिशल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन तीनों लेवल पे कुछ लोगों को असाइन किया है। तो जो हमारी ग्राम सभा है वो लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाती है, जो ग्राम पंचायत है वो एग्जीक्यूटिव विंग बन जाती है, और जो न्याय पंचायत है वो जुडिशियल सिस्टम की तरह काम करती है गांव में, है ना। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। विल स्टार्ट पार्ट 2 विद सोर्सेज ऑफ इनकम।